Hello aspirants, welcome to all of you in PCS Warzone channel। आपको हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो मिल ही गया होगा और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है तो वो भी उसे जाइए और देखिए। आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये जो हमारा नया चैनल है PCS Warzone, ये आपको सभी स्टेट्स के PCS की तैयारी किस ढंग से, किस फॉर्मेट में और किस थीम बेस्ड, जो स्टेट की थीम बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो दिल थाम के बैठिए, आपकी जर्नी इस प्रिपरेशन के दौर में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। पूरी शिद्दत के साथ आप अपनी इस जर्नी को पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहते हुए कैसे अचीव करेंगे, वो हमारा चैनल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। हमारी टीम आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ खड़ी है और वो आपका मार्गदर्शन करेगी। हम इसका जो ट्रांसलेशन फॉर्म है इस PCS वॉरजोन चैनल का स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को समझाने के लिए वो इंग्लिश फॉर्म में रखेंगे। दैट मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि ये ना तो पूरी तरीके से इंग्लिश में होगा और ना तो पूरी तरीके से हिंदी में होगा, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से भी आ रहे हैं उन्हें भी भरपूर समझ में आए और वो भी अपने आप को इसके मुताबिक एक्लिमेटाइज कर पाएँ, अपने आप को इसके मुताबिक ढाल सकें। चलिए, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस PCS वॉरजोन चैनल में। धीरे धीरे आपके सामने जितने भी हमारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च होने वाले हैं वो बारी बारी आपके सामने आते रहेंगे। आपको बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और जितने भी हमारे नए इनिशिएटिव्स होंगे या जो भी हमारी पहल होगी PCS वॉरजोन की तरफ से, वो आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। तो आज हम देखिए, अभी सबसे पहले हम यूपी PCS की एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखकर उसका पूरा फोरेंसिक एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो यूपी PCS प्रीलिम्स जो 2026 में होने वाला है दिसंबर में, उस पर है। धीरे धीरे हम बाकी स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तराखंड और दूसरे स्टेट्स के PCS को भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो चलिए देखिए, एज यू नो कि अब यूपी PCS प्रीलिम्स भी काफ़ी एनालिटिकल और कंसेप्चुअल टाइप हो चुका है। अब ये वैसा नहीं रहा जैसा पिछले कुछ सालों में ये पेपर बनाता था। आयोग अब बहुत ही कंसेप्चुअल और एनालिटिकल फॉर्म में आ चुका है। वो अपने पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखता है कि जैसे जिन बच्चों को पुराने फॉर्मेट की आदत थी वो इसमें ढल पाने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई है और अब वो अपने आप को इस लेवल पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। चलिए, ये यूपी PSC की बहुत अच्छी पहल है कि उसने अपने स्ट्रक्चर में, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में इतना बदलाव लाए हैं और आयोग की सराहना करनी पड़ेगी कि अब वो सिर्फ रोट लर्निंग पे ही ध्यान नहीं दे रहा है, वो बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी परख रहा है। तो चलिए, आज हम यूपी PCS का जो प्रीलिम्स 2025 का GS का पेपर हुआ था, GS1 का, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास हार्डली 4 मंथ्स बचे हैं इस प्रीलिम्स से पहले। तो अब आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्मेट में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप नहीं करता, अब ये बच्चे की एनालिटिकल और रीजनिंग को परखता है। तो 4 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, लेकिन ये तभी आपके लिए काफ़ी हैं अगर आप सभी उन फैक्ट्स एंड फिगर्स, उन डाटा ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे पिछले 1-2 सालों के पेपर को यूपी PCS के, कि वहाँ पे किस हिसाब से, किस सब्जेक्ट से, किस स्केल पे क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है। तो आपको पेपर की स्ट्रेटजी बनाने में और उसे क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप ऐसे ही धक्का-पेल लगे रहे बिना कुछ सोचे समझे, बस ऐसे काम नहीं चलता है। आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज उसी कड़ी में हम वॉल्यूम 1 हिस्ट्री को लेके आए हैं कि हम आपको पूरा बता देंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे कैसे दिए गए हैं और
उसी हिसाब से हम धीरे धीरे आगे इसका पॉलिटी भी लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, जो भी यूपी पीसीएस अपने प्रीलिम्स में पूछता है, जिस हिसाब से भी जिस सब्जेक्ट से भी जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको पूरा बारीकी से समझाया जाएगा कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें क्या कंसेप्ट और क्या फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत है, आपको उनकी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी होगी तो आपके लिए ये 4 महीने में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जैसा हमने बताया हम हिस्ट्री ले रहे हैं। हिस्ट्री का जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एज यू सी के 24 क्वेश्चंस आए थे लगभग, और 2024 में भी लगभग वही इतने ही क्वेश्चन थे, वहाँ शायद मेरे ख्याल से 22 थे। देखिए, अगर पेपर के स्ट्रक्चर को देखें तो हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन आते हैं, जो 16% बैठता है पूरे क्वेश्चन पेपर का आउट ऑफ 150। तो ये ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ मिलके ये 3 सब्जेक्ट्स ही हाफ पेपर को कवर कर रहे थे। आप समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों मिलके ही हाफ ऑफ द पेपर कवर कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी महत्ता कितनी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस इनकी कितनी ज़्यादा है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड नहीं है तो आप प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको इनकी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब घटना चक्र दृष्टि पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो ज़माना गया जब यूपीएससी घटना चक्र दृष्टि इन सब के सारे लोग अपने एग्जाम्स को क्लियर करते थे। हाँ, एक टाइम था जब इन मैगजीन्स से पढ़ा हुआ ही आता था और बच्चे एक टाइम था, एक दौर था इन मैगजीन्स का, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। ये पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को पता भी चल गया होगा, जिन्होंने जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं उन्होंने जो प्रीवियस पेपर पिछले 2-3 साल के एनालाइज किए होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि सिर्फ घटना चक्र दृष्टि ये सब पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कुछ इस हिसाब से पूछ रहे हैं। अभी हम आगे आपको समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो आज हम हिस्ट्री का आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझा देंगे कि कैसे पिछले 1-2 साल में हिस्ट्री का दबदबा रहा है पेपर में। देखिए, सबसे पहले आप देखिए चैप्टर 1, व्हाट इज यूपीएससी टेस्टिंग थ्रू हिस्ट्री। देखिए, मोस्ट एस्पिरेंट्स प्रिपेयर हिस्ट्री लाइक दिस। वो पढ़ते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं और फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। हमने भी कभी ये स्ट्रेटजी अपनाई है, तो पहले उसे पढ़ेंगे, फिर उसे मेमोराइज करेंगे, फिर उसे रिवाइज करेंगे। लेकिन नहीं, अब मेथड थोड़ा बदल गया है। आप लोगों को अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा तब्दीली लानी होगी। स्मार्ट वे ऑफ स्टडी आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, अब यूपीएससी 5 डिफरेंट स्किल्स इवेल्युएट करता है, जैसा अभी आपको ऊपर समझाया गया था। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी, एसोसिएशन, पर्सन, बुक, डायनेस्टी, कंपैरेटिव नॉलेज, एलिमिनेशन एबिलिटी। समझ गए ना। अब आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपको उस टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी, जैसे आपको पता है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग और उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, भर के आए हैं 2025 में। फिर आपको एसोसिएशन पता होना चाहिए पर्सन का, फिर उसका उस पर्सन का संबंध क्या है उस बुक से, फिर इन दोनों का संबंध किस डायनेस्टी से है, ये एक पूरा एसोसिएशन, मतलब उनका जो संबंध है वो आपको याद होना चाहिए। कंपैरेटिव नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको मतलब इन सबके साथ एक कंपैरेटिव नॉलेज ये है कि आप जब किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं या उसके रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो दूसरी किस डायनेस्टी से कैसे रिलेटेड था, ठीक है ना, उनसे उनके कैसे संबंध थे। तो ये सब कुछ आपको होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट, ठीक है ना। अब सिर्फ फैक्ट्स को याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। चलिए आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस। हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आप एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, आर्ट और कल्चर ले लें तो अप्रॉक्सीमेट एंशियंट से इंडिया से 7 आए थे, मिडीवियल से 4 आए थे, मॉडर्न से 9 आए थे और आर्ट एंड कल्चर से 4 आए थे, ठीक है ना। आपका एंशियंट इंडिया में जो 7 क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेचर, डायनेस्टीज और पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे। मिडीवियल इंडिया की अगर आप बात करें तो इसमें आपका भक्ति मूवमेंट और मुगल हिस्ट्री था। और मॉडर्न इंडिया में जो 9 क्वेश्चंस आए थे वो आपके
फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश वॉर्स और रिवोल्ट से रिलेटेड थे। और आर्ट एंड कल्चर में आपका ऑथर, लिटरेचर, रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर से कैसे कैसे और किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, चलिए इसका अब और चित्रण करते हैं आगे। देखिए ये एक क्वेश्चन 2 था 2025 के पेपर में, जो संस्कृत ऑथर्स एंड बुक्स से रिलेटेड था, जिसमें था आपको मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन ने आज पूछा था कैंडिडेट से कि करेक्टली मैच करिए। उसमें नाम था त्रिविक्रम भट्टा, सोमदेव, जयदेव, शेमेंद्रा, उनके लिटरेरी वर्क्स के साथ। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा था, वहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं देख रहा था कि आपने किसी एक फेमस ऑथर को रट लिया है और आपको उसके बारे में पता है। नहीं, एग्जामिनर वहाँ पे चेक कर रहा था कि आप मेंटली चीज़ों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये डिफिकल्ट क्यों होता कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर बच्चों को पता था कि जयदेवा और गीता गोविंदा रिलेटेड है, तो वो उसे कर पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे उसने बाकी जो थे वो बहुत ही टिपिकल और हार्ड दे दिए थे, वो उन्हें डिकोड करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए एग्जामिनर ने एक फैमिलियर पेयर इंक्लूड किया था और बाकी जो 3 किए थे वो ऐसे किए थे कि वो जो इतने फैमिलियर नहीं थे। तो आपको यही समझना है। ठीक है ना, तो अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके संगम लिटरेचर पे आ सकते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे आ सकते हैं, जैन लिटरेचर पे आ सकते हैं, पर्शियन क्रॉनिकल्स पे आ सकते हैं, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस पे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपका सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आप एक के बेस पे एलिमिनेट कर जाएंगे। आपको कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑथर्स का तो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इन सब टॉपिक्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपनी स्टडी के में। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन 11 आया था भक्ति सेंट से लेके। कैंडिडेट्स को अरेंज करना था नामदेव, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन बहुत भर भर के आए हैं 2025 के पेपर में, 24 में भी काफ़ी थे। तो यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सिर्फ एक डेट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं था। ये इट टेस्ट्स वेदर यू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट अक्रॉस रीजन्स एंड सेंचुरीज। ठीक है ना, ये आपकी ब्रेन की क्षमता को इवेल्युएट किया जा रहा था कि आप भक्ति मूवमेंट को आपने कितना पढ़ा हुआ है और आप उससे जो भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे जिन जिन रीजन्स में और जिस जिस समय फैला हुआ था और वहाँ पे के जो जो प्रीचर थे उन्हें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको बताना था। देखिए, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग बर्थ ईयर्स क्रिएट अ टाइमलाइन। ठीक है ना, सबके बर्थडे याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप टाइमलाइन के तौर पे प्रीचर्स को या उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखें। देखिए, नामदेव ये था, कबीर 1400, गुरु नानक 1469, ये तो रटा हुआ होगा सबको, चैतन्य प्रभु 1486, ये भी रटा हुआ होगा। तो अगर आप टाइमलाइन याद कर लें तो देखिए सबसे पुराने नामदेव थे। ठीक है ना, फिर कबीर जी आए, फिर गुरु नानक जी और चैतन्य महाप्रभु जी 1486 में आए। ठीक है ना, तो ये टाइमलाइन आपको याद करनी पड़ेगी। मेन चीज़ ये है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। मतलब उनके बर्थडे याद करने से अच्छा है एक टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में याद रखिए। आपको इतना तो याद रह जाएगा कि आप वहाँ पे क्रोनोलॉजिकली इन चीज़ों को अरेंज कर पाए और अपने सही आंसर को टिक कर पाए। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन 16 था गांधी इरविन पैक्ट एंड रिलेटेड इवेंट्स। कैंडिडेट्स को अरेंज करना था वहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर आपका पूना पैक्ट आ गया था, फिर एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या टेस्ट किया गया था, देखिए, द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कैंडिडेट्स टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल नॉट आइसोलेटेड इवेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन देने के पीछे मकसद ये था एग्जामिनर का कि वहाँ पे एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा था कि एक फ्रीडम मूवमेंट का जो बच्चे ने क्रोनोलॉजी याद की है वो किस तरीके से उसे याद है कि कैसे कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी इवेंट्स कैसे हुए हैं, किस टाइप से हुए हैं, कैसे कैसे चले हैं। उन्हें मतलब ऐसा ना हो कि वो देखना चाह रहे थे कि बच्चों को जैसे आइसोलेटेड इवेंट्स के तौर पे बच्चे याद कर लेते हैं, हाँ उस टाइम ऐसे हुआ था, उस टाइम ऐसे हुआ था, और फिर बीच उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे नहीं, पूरा आपको फ्रीडम मूवमेंट का फ्लो याद रखना था। जैसे पानी एक फ्लो में बहता है ना, तो ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के फ्लो को आपको वो मेमोराइज वो
याद करना था कि ये इस तरीके से चीज़ें चली हैं, इस तरीके से मूवमेंट चली है, ठीक है ना। कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट पहले हुआ था, एंड तो बहुत बाद की बात है, तो ये तो वैसी ऑप्शन बहुत लास्ट में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना था। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले हो गया, ठीक है ना, फिर गांधी अर्विन पैक्ट आया, फिर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, फिर पूना पैक्ट आया आपका, फिर मूवमेंट रिन्यूड हुई, और फाइनल उसका एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, विड्रॉल हो गया। तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक हल्की फुल्की वे में याद रखिए कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद गांधी अर्विन पैक्ट आया था, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसके बाद, वो जो 3 हुई थी, और फिर ये आपको पता ही चल गया होगा 1930 से, और फिर पूना पैक्ट हुआ था आपका, ठीक है ना, फिर रिन्यूड मूवमेंट, फिर और गांधी अर्विन पैक्ट, ये भी आप याद रख लेंगे, और फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरीके से चीज़ें चली थी, इसे एक स्टोरी के तौर पे याद रखिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन 18 आया था कि ये भी जैसा मैंने आपको कहा था, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत आए थे। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन था, इसमें था सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कवर की गई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और हिडन पैटर्न। देखिए, इसमें हिडन पैटर्न ये था कि यूपीपीएससी इंक्रीजिंगली कॉम्बाइंस इंडियन हिस्ट्री विद इंटरनेशनल और मिलिट्री डेवलपमेंट्स, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, आप इंडियन हिस्ट्री को मिलिट्री और इंटरनेशनल डेवलपमेंट से कॉम्बाइन करके पूछ रहे हैं, समझिए ना, आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस को। उसके बाद द एग्जामिनर वांट्स कैंडिडेट्स टू नो द ब्रॉडर प्रोग्रेशन ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन रेदर देन इंडिविजुअल वॉर्स इन आइसोलेशन, ठीक है ना। तो वो ये देख रहे थे कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ है कि इनकी सत्ता कहाँ तक फैली है और किस हिसाब से फैली है, उनका एक ग्रेजुअली प्रोग्रेशन कैसे हुआ है बॉर्डर्स के इधर उधर पूरे राज्यों में, सिख राज्य में, अफगान राज्य में, मैसूर उसमें टेरिटरी में, फ्रेंच में, समझ रहे हैं ना आप। तो उस टाइम पे अब वो सिर्फ एक आइसोलेटेड मूवमेंट्स या इवेंट्स को नहीं देख रहे हैं, वो एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव, बहुत लंबी पिक्चर ध्यान में रखकर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये याद करना है। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आया था 20 ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल, वहाँ पे स्टेटमेंट थे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, मद्रास वॉज रिटन टू द ब्रिटिश। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये क्लासिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उससे मतलब क्या इवेंट्स इस ट्रीटी के बाद हुई, इंडियन हिस्ट्री से उसका क्या संबंध है, तो कॉज और इफेक्ट पे आपको इसके पूरे उस पर ध्यान देना था। तो अगर आपको ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल के पूरे कॉज एंड इफेक्ट का अच्छी तरीके से पता है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कब पहली कार्नेटिक वॉर हुई, फिर मद्रास कब रिटर्न किया गया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद, फिर वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल हुई थी ना उस टाइम, ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अब आफ्टर रिव्यूइंग दिस क्वेश्चन सेवरल पैटर्न्स बिकम क्लियर, ठीक है ना। देखिए, अब इन सारे क्वेश्चंस को देखकर समझकर एक बात तो क्लियर हो गई है, क्रोनोलॉजी इज नाउ सेंट्रल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी कि हर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पे वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको अब क्रोनोलॉजी, मतलब जब आप प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स की, तो इस हिसाब से कीजिए कि क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी बना के उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब आप मेन एग्जाम टाइम में बैठें तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चंस इंक्रीजिंगली रिक्वायर अरेंजिंग इवेंट्स, मूवमेंट्स और पर्सनैलिटीज इन सीक्वेंस, ठीक है ना, वही बात आ गई। अब सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उन्हें अरेंज करना मूवमेंट्स को, पर्सनैलिटीज को सीक्वेंस में, ठीक है ना। फिर लिटरेचर भी आ चुका है, लिटरेचर आपको याद होनी चाहिए। एंशिएंट मिडीवल लिटरेरी वर्क्स आर रिसीविंग मोर अटेंशन देन इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है ना, ये भी देखा गया है कि मिडीवल और एंशिएंट की जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फ्रीडम स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल टाइप हो गया है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डेट्स, यूपीपीएससी आस्क्ड कैंडिडेट टू रिलेट इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डेट्स पूछ रहे हैं, वो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया भी समझाया कि अब इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि चीज़ें कैसे, इवेंट्स और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो कैसे पेश आए, उन चीज़ों को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है ना। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टार्ट थ्रू सीक्वेंसेस, मैंने कहा ना, क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस में ही आपको मेन इवेंट्स को याद करना है। जब आप किसी क्वेश्चन को
हिस्ट्री को पढ़ते हैं, चाहे वो एंशियंट हो, मिडीवल हो या मॉडर्न हो, आर्ट एंड कल्चर हो, तो आप जब भी उसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसे क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अलग से नोट बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, या उसे उसी टाइम अपने दिमाग में उनके निमोनिक्स बना के उसे क्रोनोलॉजिकली याद करने की कोशिश करें। उसके बाद वॉर्स एंड ट्रीटीज आर लिंक टुगेदर टू टेस्ट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब वॉर्स और ट्रीटीज आपस में जोड़ के देखी जा रही हैं। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर रिप्लेसिंग डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है ना। वो आपको बता दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट जज द करेक्टनेस ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट रेदर देन रिकॉर्ड अ सिंगल फैक्ट, ठीक है ना। अब उन्हें मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखकर अपना आंसर टिक करना होगा, ठीक है ना। अब ये सिंगल फैक्चुअल क्वेश्चन की बात नहीं रह गई है, ये मल्टीपल आपको क्रोनोलॉजी स्टेटमेंट्स को सिंथेसाइज करना होगा, उन्हें रिलेट करना होगा। देखिए, की टेकअवेज फॉर यूपीपीएससी, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज योर हिस्ट्री प्रिपरेशन शुड प्रायोरिटाइज। अगर यही ट्रेंड अब 2026 में भी कंटिन्यू रहा, जैसे पिछले 2 सालों से देखा गया है, तो बिल्डिंग टाइमलाइन इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग आइसोलेटेड ईयर्स, ठीक है ना। आपको वही आ गया कि आपको एक टाइमलाइन, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बना के चीज़ों को करना पड़ेगा। कनेक्टिंग पर्सनैलिटीज विद देयर वर्क्स, डायनेस्टीज एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है ना। आपको पर्सनैलिटीज को उनके कामों से, उनकी डायनेस्टीज से और उनकी कल्चरल मूवमेंट से कनेक्ट करके चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद प्रैक्टिसिंग क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज डेली, ठीक है ना। ये तो मेन है, आपको क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और हमारे पीसीएस वॉर जोन के चैनल के माध्यम से भी आपको इसी की प्रैक्टिस कराई जाएगी आने वाले टाइम में बहुत जल्द, ताकि आपको चलिए आप अपना पढ़ते रहिए, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ये क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज डेली आपको हम कराएंगे, उसी फॉर्मेट और थीम बेस्ड जैसे कि यूपीपीसीएस आयोग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है रिवाइजिंग लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट, ब्रिटिश वॉर्स एंड मेजर ट्रीटीज एज इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स रेदर देन सेपरेट चैप्टर्स, ठीक है ना। वही है, आपको सबको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है। बाकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। चलिए, तो ये आज हमने आपको बता दिया हिस्ट्री का कैसे क्या हिसाब पूछा जा रहा है, तो ये अब आपको क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा, आपको ये समझ आया होगा कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं और किस हिसाब से इस क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। इसी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयारी करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन में तब्दीली लानी है। तो ये आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अब हम अगला टॉपिक, अगला सब्जेक्ट पॉलिटी का लेंगे, ऐसे ही उसका भी पूरा चीरहरण करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये आज शुरुआत थी, अब आने वाले टाइम में आपको पीसीएस वॉर जोन चैनल के माध्यम से ऐसे नए नए इनिशिएटिव मिलेंगे जो आप के यूपी पीसीएस 2026 का जो प्रीलिम्स और मेंस है उसकी तैयारी के लिए बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ जैसा आयोग करवा रहा है उसी हिसाब से आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। बस आपको अपना प्यार इस चैनल को देना है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिना आपकी सपोर्ट के हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसे अपने दोस्तों के साथ या जिन्हें जो यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितनी भी नई अपडेट्स होंगी या जो भी यूपी पीसीएस या दूसरे स्टेट्स, अभी फ़िलहाल फोकस यूपी पीसीएस से हमने स्टार्ट किया है, बाकी हमारी टीम बहुत जल्द बाकी स्टेट्स का जैसे बीपीएससी है, उत्तराखंड है, यूपीपीएससी या और भी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका भी जल्दी ही लाएंगे और उनके भी नए इनिशिएटिव जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यूपी पीसीएस पे ही फोकस है, तो आप जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगला टॉपिक बहुत जल्द
आपके सामने लाया जाएगा पॉलिटी का। अभी फ़िलहाल हम पूरी फॉरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की, कि पिछले 1-2 सालों में पेपर कैसा रहा है, आयोग क्या चाहता है, वो किस हिसाब से क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा है, उसी हिसाब से आपको मेंस का भी पूरा बताया जाएगा, पूरा शेड्यूल, पूरा स्ट्रक्चर और पूरी स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो अब पहले हम यही करा रहे हैं कि ताकि आपको पूरा एनालाइज करने के बाद क्लियर हो जाए पिक्चर किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है ना। बाकी हम आपको ये पूरा समझाने के बाद इसी हिसाब से जैसे आपको तैयारी करनी है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, आपको पूरे जितने भी हमारे नए इनिशिएटिव हैं इससे रिलेटेड जल्द ही आपके सामने लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम पूरा चीरहरण करेंगे यूपी पीसीएस का, कि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए आप सब लोगों के माइंड में कि पेपर कैसे बन रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले वॉल्यूम 2 पॉलिटी के लिए तैयार रहिएगा, और आप व्हाट्सएप का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फोपिक्स दी जाएंगी जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी, या और दूसरे हमारे जितने भी नए इनिशिएटिव लॉन्च होंगे व्हाट्सएप पे ही आपको अपडेट किए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे। स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी में पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। चलिए, गुड बाय।